Hello students, I am Deeksha from www.nucleonacademy.com. In today's class, we will discuss about the chemistry of class 9. So without any further delay, let's move to the class. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर इन सराउंडिंग्स के सेकेंड पार्ट के बारे में, जिसके अंदर हमारा मेजर फोकस होगा फेज ट्रांजिशन एंड इवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स के ऊपर। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लास 9 के चैप्टर 1 के सेकेंड पार्ट का हिस्सा हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन फेज ट्रांजिशन। सो वेरियस टर्म्स, then effect of temperature and pressure on phase transitions, melting and boiling points, latent heat, evaporation और last में हम discuss करेंगे the factors that determine the rate of evaporation. So as I said, first हमारा जो topic है उसमें हम बात करेंगे various terms related to phase transition. इन टर्म्स को याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक आपके पास में लेकर आई हूँ, पर उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो बुक्स के अंदर फिगर दी हुई होती है आपको उसको समझना पड़ेगा। तो इस फिगर को मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है इस तरीके से कि मेरा निमोनिक यहाँ पर इसके साथ में सेट हो सके। आपको याद रखना है, आपको पहले यहाँ पर गैस लिखना है, फिर यहाँ लिक्विड एंड ऑन दिस साइड वी विल राइट सॉलिड। ये भी एक तरीके से मैंने अल्फ़ाबेटिकली ही लिया है। आप देखिए GLNS, तो इस तरीके से आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। और वंस आपने ये कर दिया है तो उसके बाद में आपने ध्यान रखना है कि आपको अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ एरोज़ बनाने हैं। तो अंदर की तरफ जो हम एरोज़ बनाएंगे वो हम बनाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से, और उनके बाहर की तरफ हम जो एरोज़ बनाएंगे वो हम बनाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो सर्कल चल रहा है इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज एंड अंदर की तरफ इट इज़ क्लॉकवाइज। तो इस फिगर की आप एक दिमाग के अंदर पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं एंड वंस यू हैव ड्रॉन दिस बेस, उसके ऊपर आप हमारा जो निमोनिक है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो निमोनिक क्या है पहले हम उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। वेरी फेमस डेप्यूटी कॉल्स सॉलिड सस्पेक्ट। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 6 एरोज बनाए हैं और यहाँ पर हमारे पास में 6 वर्ड्स हैं एंड नाउ वी विल जस्ट कनेक्ट देम व्हाट दीज 6 वर्ड्स मे मीन, जो कि वर्ड्स हम यहाँ पर लिखने वाले। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ कि वेरी का और फेमस का, डेप्यूटी का, कॉल्स का, सॉलिड का, सस्पेक्ट का मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पर वेरी की जगह पर हम एक्चुअली ये कोड है फॉर वेपराइजेशन, फेमस इज द कोड फॉर fusion, deputy for deposition, and calls it is for condensation. Solid is very obvious, it is for solidification, and the last one suspect is for sublimation. अब ये सब यहाँ इस फिगर के अंदर हमें कैसे सेट करने हैं, देखिए आप शुरू करेंगे इस पॉइंट से यहाँ, ठीक है, बाहर की तरफ से। सो लिक्विड टू गैस, ये जो हमारा एरो जा रहा है यहाँ पर हमारा होगा वेपराइजेशन, और यहाँ से आप बाहर की तरफ से जाते हुए अंदर जाएंगे। यानी कि एक तरीके से अगर हमने यहाँ से V से शुरू किया है तो पहले हम बाहर का सर्कल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम अंदर के सर्कल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो V के रास्ते में आएगा पहले फ्यूजन एंड दैट इज हियर। फ्यूजन के बाद में फिर आएगा दैट इज डिपोजिशन, यानी कि यहाँ, और फिर हम अंदर वाले सर्कल पर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर गैस टू लिक्विड पर आ जाएगा कंडेंसेशन, दैट वाज फॉर कॉल्स, एंड लिक्विड टू सॉलिड के लिए यहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं सॉलिडिफिकेशन। मैं 2 अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो कोड था दैट वाज फॉर सब्लिमेशन, सो दैट ऑल्सो स्टार्ट्स विद S, इसीलिए। ओके, तो क्या याद रखना है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से पहले बाहर और फिर उसके बाद में अंदर वाले सर्कल पर एंटर कर जाना है एंड आपका ये निमोनिक आपके सामने रेडी है। देयर आर सर्टेन चेंजेस रिसेंटली इन सम पास्ट ईयर्स इन NCERT रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फिगर। अगर आपके पास बाई चांस पुरानी NCERT है तो आपको ये अपडेटेड डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि पुरानी NCERTs के अंदर सब्लिमेशन और यहाँ डिपोजिशन, इन दोनों के लिए सब्लिमेशन टर्म ही यूज़ की जाती थी।
ओके, सो दिस हैज़ चेंज्ड नाउ, एंड जहाँ पर हम फ्यूजन लिख रहे हैं वहाँ पर मेल्टिंग टर्म यूज़ होता था। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अब ऑल दीज 6 काइंड ऑफ कन्वर्जन्स हैव कम्प्लीटली सेपरेट नेम्स, और यही नेम्स आपको याद भी रखने हैं। ओके, तो आई होप दिस पर्टिकुलर फिगर इज अंडरस्टूड, एंड ये जो हमने निमोनिक तैयार किया है ये आपको क्लियर है और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इन सभी डेफिनेशंस की। तो वैसे तो सिंपल है, वेपराइजेशन। आप देखिए, जो अगर आप एक टर्म का मीनिंग समझने की कोशिश करें, वेपराइजेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ वेपर, और जो वेपर्स होते हैं यानी कि जो गैसियस फॉर्म्स होती हैं वो उससे पहले कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, यूजुअली लिक्विड के अंदर। हालांकि सॉलिड्स भी होते हैं बट वी विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट टॉपिक। तो यहाँ पर वेपराइजेशन क्या कहलाता है? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, एंड आई एम श्योर आपको ये क्लियर होगा कि ये जो लिक्विड टू वेपर फॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी हो सकता है और एक किसी अनदर टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर भी हो सकता है। एंड ऑन दैट नोट, वेपराइजेशन कैन be categorized into boiling or it could be called as evaporation। आपने ये तो सोचा होगा हमेशा कि boiling और evaporation ये दोनों बहुत ही synonymously यूज होते हैं, दोनों में वेपर्स बन रहे होते हैं। डिफरेंस क्या है? तो boiling जो होता है एक्चुअली वो कब होता है? at a particular temperature, यानी कि उसको हम boiling point कहते हैं। हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और evaporation भी हम आगे डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे this process occurs when the temperatures have not reached the boiling point, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर्स पर जब वेपर्स बनते हैं किसी लिक्विड से तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, तो लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन यू वुड रिमेंबर इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, एंड वेपराइजेशन इंक्लूड्स बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फ्यूजन की। आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके लिए जो पुरानी टर्म यूज होती थी दैट वाज मेल्टिंग, एंड ये आपके लिए याद रखना थोड़ा सा आई होप आसान होगा क्योंकि आप बचपन से मेल्टिंग टर्म ही ज्यादा सुनते आ रहे हैं, फ्यूजन नहीं सुना होगा। तो आइस जैसे कि वाटर में मेल्ट होती है, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, नाउ मॉडर्नली कॉल्ड एज फ्यूजन। ओके, नाउ इज डिपोजिशन। डिपोजिशन इज एक्चुअली अ टर्म जो कि सब्लिमेबल सॉलिड्स और गैसेस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, डिपोजिशन टर्म का यानी कि यहाँ पर मीनिंग क्या है? दैट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड यानी कि वो एक पर्टिकुलर किसी सरफेस पर जाकर इकट्ठा हो रहे हैं। दैट इज वाई हम डिपॉजिट वर्ड यूज करते, नहीं तो पहले इसकी जगह हम सब्लिमेशन ही पढ़ते थे। दिस रिफर्स टू व्हेन अ सब्लिमेबल गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली। ओके, यूजुअली हम देखते हैं कि गैस को अगर हम ठंडा करें तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगी, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक सब्लिमेबल जो गैस होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? वो स्ट्रेट अवे एक सॉलिड में कन्वर्ट होगी, उसके बीच में कोई लिक्विड फेज नहीं होने वाला। एंड इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर बिल्कुल याद रख सकते हैं। आपने बहुत कॉमनली इस गैस के बारे में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में और डिस्क्राइब करना चाहूँगी। जो सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस पर्टिकुलर गैस इज यूज्ड इन शिपिंग। हमारे जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज करनी पड़ती है बेसिकली, तो वहाँ पर हम ड्राई आइस का बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो जो ड्राई आइस होती है, इट प्रोवाइड्स सच सिचुएशंस फॉर स्टोरेज वेयर देयर इज नो ह्यूमिडिटी एंड हेंस द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ड्यू टू ह्यूमिडिटी बिकम कंप्लीटली जीरो। एंड इसीलिए हम ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक जब भी किसी भी तरीके के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आइस से बेटर ड्राई आइस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई आइस एंड आइस? आइस इज सिंपली सॉलिडिफाइड वाटर एंड ड्राई आइस इज द कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइड। नेक्स्ट देन हमारा है कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन भी बहुत ही कॉमनली आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। इट इज द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दैट कॉन्डेंसेशन इज ऑपोजिट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपने कॉमनली देखा होगा कि कभी भी आप किसी ठंडे पानी के ग्लास को आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो उस ग्लास के वॉल पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं,
है ना। तो वो किस वजह से होते थे? इट वॉज बिकॉज ऑफ द कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते थे। वो उस ग्लास के सरफेस से कांटेक्ट में आते थे, ठंडे हो जाते थे एंड वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते थे, जिसकी वजह से वो वेपर्स फिर से किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर के अंदर। ओके, सो कंडेंसेशन ऑलवेज अकर्स व्हेन अ पर्टिकुलर गैस इज कूल्ड डाउन एंड इट बिकम्स लिक्विड। ऑल्दो हम इसका जो बेसिस है वो आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो ज़रा एंड तक देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ सॉलिडिफिकेशन एज द नेम इज सजेस्टिंग, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इसको आप लेमन टर्म में फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं, बट जो प्रॉपर साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पर उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सब्लिमेशन, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जब एक सॉलिड को हीट किया जाए और वो स्ट्रेट अवे एक गैस में कन्वर्ट हो जाए, देयर इज नो लिक्विड फेज इन बिटवीन, उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेबल सॉलिड्स के स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कैम्फर। आपको मालूम है कैम्फर किसे कहते हैं? इट इज द कपूर। हमारे घरों के अंदर मंदिर में बहुत कॉमनली ये यूज़ होता है, नहीं तो हम फ्रेशनेस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। व्हेन अ कैम्फर इज़ बर्न्ड, अगर आपने आज तक नोटिस नहीं किया हो तो नेक्स्ट टाइम नोटिस कीजिएगा, अगर आपके घर में कैम्फर है उसको बर्न करके देखिए, इट विल नॉट मेल्ट, इट विल सिंपली वैनिश अवे, ठीक है, गायब हो जाएगा। और ये यानी कि क्या हो रहा है? सॉलिड स्ट्रेट अवे गैस में कन्वर्ट हो रहा है जब आपने उसको हीट किया। ओके, सिमिलरली देर आर सम अदर सॉलिड्स ऑल्सो जो कि सब्लिमेबल सॉलिड्स के नाम से जाने जाते हैं, और आई होप आपने इस पर्टिकुलर केमिकल को भी देखा होगा, नैफ्थलीन बॉल्स। ये हमारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट्स के तौर पर यूज़ होती है। हमारे वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं हम उनके साथ में नैफ्थलीन बॉल्स को, वाइट कलर की गोलियां होती हैं, इनको हम रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सॉल्ट विच इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ सब्लिमेबल सॉलिड। एंड आपने आयोडीन का नाम भी सुना हुआ है। आयोडीन कैन बी परचेज्ड इन सॉलिडिफाइड फॉर्म वेरी कॉमनली फ्रॉम अ मार्केट। आप उसको भी हीट करके देख सकते हैं and you will see that it will straight away get converted into fumes. And another example is anthracene. This I am just stating for the sake of knowledge. आपने इसको वैसे commonly नहीं देखा होगा. It is a quite higher level of chemical जो कि हमारे आसपास कहीं पर आपको नहीं ही दिखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस। ओके, व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट अकर। ठीक है, हमने इससे पहले एक वीडियो है मैटर इन सराउंडिंग्स के फर्स्ट पार्ट की, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीन फॉर्म्स होती हैं, इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके पार्टिकल्स के। ओके, तो मैं आपको फिर दोबारा से एक बार याद दिला दूं जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इन 3 states ऑफ मैटर। एक्चुअली इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एक जो सब्सटेंस है वो हमें किस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, इट विल बी इन सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है। आई होप यू कुड रिकॉल, सॉलिड्स में लीस्ट होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में मैक्सिमम होता है। देन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड्स में लेसर एंड गैसेस के अंदर लीस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। एंड लास्ट इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स। ओके, तो ये 3 फीचर्स हैं। एक्चुअली इन्हीं को हमने क्या करना है, चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ये 2 पैरामीटर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या कर सकते हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं टू चेंज द फेज ऑफ एनी सब्सटेंस। टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब आप देखिए टेम्परेचर किस किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। एक्चुअली जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो क्या होता है, हमारे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इट
इंक्रीजेस। तो यानी कि टेम्परेचर के साथ में एक्चुअली हम कौन से इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक को मेजरली मॉड्यूलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ में ही इफेक्ट आ जाता है देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भी, क्योंकि जब अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर लिख रही हूँ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अब वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर जा रहे हैं, तो यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। Okay, so kinetic energy of particles if increases due to increase in temperature, the force of attraction decrease. Similarly, अब pressure का impact हम देखते हैं। pressure अगर हम increase करते हैं तो actually क्या होता है effect, pressure increase करने की वजह से आप क्या कर रहे होते हो, कंप्रेस कर रहे होते हो। तो यहाँ पर अगर आपने कोई गैस ली है, ठीक है, और अगर आप उसके पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहे हो, उसको प्रेशराइज कर रहे हो, तो उसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है इट विल डिक्रीज, और यानी कि स्पेस कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीज हो जाने वाला है। ओके, एंड इसीलिए हम क्या देखेंगे, जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक लिक्विड में, या फिर अगर हम उसको और प्रेशराइज कर रहे हैं तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। तो आप देखिए जब भी हमें कन्वर्जन्स पे जाना है तो हम एक सिंपल चीज़ याद रखते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस अगर हमें जाना है तो इस रास्ते पर जाने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है और प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ता है। ओके, मैं यहाँ पर भी कंप्लीटली लिख देती हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो दो फिजिकल पैरामीटर्स हम हमेशा वर्कआउट करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर आप ये सोच सकते हैं, अगर आपने ये गेस कर लिया, कभी आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस, ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपने हीट किया, यानी कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यानी कि प्रेशर को आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो जब भी हमें सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाना है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को हमेशा डिक्रीज करते हैं, और अगर इस रास्ते पर हमें वापस आना है, गैस टू सॉलिड जाना है, तो यानी कि हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट देखिए वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूजुअली बच्चे जब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो इस पॉइंट को भूल जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ज़रूर मेंशन करना है अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि प्रेशर, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रेशर का एक रोल होता है, ठीक है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग और या कोई भी अनदर फेज ट्रांजिशन वो फास्ट या स्लो हो सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट में आप एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ्रेज ज़रूर ऐड करेंगे। अब देखिए अलग अलग सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर जो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज करनी पड़ेगी वो भी अलग अलग होगी। ओके, बिकॉज, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब व्हाई डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट intensity of force of attraction between their particles. So let's say हम compare करते हैं iron nail and ice. ice को अगर आप melt करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या आयरन नेल को मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई होप इसका आंसर आपके माइंड में बिल्कुल कम्प्लीटली क्लियर है कि आयरन नेल इज़ डिफ़िकल्ट टू मेल्ट एज़ कम्पेयर टू आइस। आइस को तो आपने करना ही क्या है, आप रख कर और छोड़ दो बाहर,
आप फ्रीज़र से निकालिए और उसको बाहर छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे और वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। बट आयरन नेल विल नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन। इनफैक्ट उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो एक लिक्विड मोल्टन आयरन में कन्वर्ट हो सके। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आइस के अंदर यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में इट इज़ लो, और आयरन नेल के अंदर यानी कि वो हाई है। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होगा द मेल्टिंग पॉइंट विल बी एज हाई। ओके, सो आई होप आई हैव मेड दिस पार्ट क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इट इज द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ यू सी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यानी कि क्या हो जाएगा? जैसे हमने ऊपर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी थी, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स at atmospheric pressure. You will include this phrase here also. ओके, ये भी अगेन जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात की थी, दिस बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, और यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और देखने वाले हैं। हम पहले कंपेयर करते हैं लेट्स से वाटर एंड अल्कोहल को। ओके, आप चाहें तो अल्कोहल की जगह पर पेट्रोल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मैंने इन दो लिक्विड्स को यहाँ पर क्यों लिया है? क्योंकि जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू दिस अल्कोहल और पेट्रोल। ठीक है, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लो। एंड क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर पर इन दोनों तरीके के लिक्विड्स को एनर्जी सप्लाई हो रही होती है वो इनफ होती है इनके पार्टिकल्स के लिए कि वो इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकें और वो पार्टिकल्स अपने आसपास के पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं उनको वो तोड़ सके। ठीक है, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल है वो अब लिक्विड का पार्ट नहीं रहेगा, वो अब वेपर बन जाएगा। तो आप देखते होंगे जब एक पानी को उबाला जाता है तो इवन बिफोर द बॉइलिंग स्टार्ट्स आप देखते होंगे कि उसमें से वो जो स्टीम है वो आपको बनती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? दैट मोर पार्टिकल्स आर एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, नॉट ऑल बट मोर पार्टिकल्स। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी वाटर के अंदर से पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर एक ऐसा सब्सटेंस हम लें, एक ऐसा लिक्विड लें जिसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी कम होता है, तो उसको हम क्या देखते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पर बहुत ही जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं हम उनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, वी कॉल देम वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो जो पेट्रोल एंड अल्कोहल हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेट्रोल को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें उसको बिल्कुल एयर टाइट कैन के अंदर स्टोर करना पड़ता है। वी कैन नॉट लीव दैट बॉटल इवन अ स्लाइट बिट ओपन। तो वो क्यों है? क्योंकि आपने अगर उसको ओपन छोड़ा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। वो पूरा का पूरा जो लिक्विड आपने पेट्रोल का स्टोर कर रखा होगा वो पूरा फ्यूम्स बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम होता है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, एंड इसीलिए उनको जब हल्की सी भी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है तो उनके पार्टिकल्स बहुत तेज़ स्पीड से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड इसीलिए वो फ्यूम अप हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं नियर रूम टेम्परेचर, और इसलिए उनको हम बुलाते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो आप इस इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं एंड आई होप दैट विल बिकम क्लियर टू यू। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? द पार्टिकल इज ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द बाउंडेशंस ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड इट, और जैसे ही उसने इनफ जोर लगाया यानी कि उसने इनफ काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई, एनर्जी आ गई है ना, तो वो क्या कर गया? वो पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो लिक्विड के पार्टिकल से बाहर निकल गया। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक और भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? तो एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट होती है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड द वाटर फ्रीजेस
at 0 डिग्री सेल्सियस टू। अब ये डिफरेंस क्या है 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, वो अभी हमारा आगे का टॉपिक है, सो जस्ट ग्लू ऑन। ओके, नाउ सिमिलरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है, ये भी यानी कि क्या रहता है, सेम होता है। इट विल बी द सेम टेम्परेचर व्हेन द वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड और लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। तो फॉर एग्जांपल जो वाटर है, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस and the steam condenses at same 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें कि स्टीम किसमें वापस से कन्वर्ट होना शुरू कर देगी इनटू वाटर। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, तो अब जैसा कि मैंने अभी कहा था दैट ग्लू ऑन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि 0 और 100 और 100 पर दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। इट इज बिकॉज आइस में एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में और सिमिलरली एक बॉइल्ड वाटर में, ठीक है, और एक स्टीम के अंदर, हालांकि टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं होगा पर एनर्जी का डिफरेंस होता है। ओके, तो इट इज द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स इन दीज 4 सिचुएशंस, वो हम देखेंगे कि वो अलग अलग होती हैं। एंड इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पता नहीं मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेटेंट हीट, थोड़ा सा ये हाइड एंड सीक खेलने वाली हीट है। इसकी प्रेजेंस शो नहीं होती है, ये बस प्रेजेंट होती है पर कोई इसको फील नहीं कर सकता, क्योंकि इस हीट की वजह से कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ओके, सो लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, हिडन। ओके, सो दिस इज दैट हीट जो कि एक फेज ट्रांजिशन के टाइम पर पार्टिकल्स के अंदर जा तो रही है बट वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो इस लेटेंट हीट से रिलेटेड जो यूजुअली कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यही होते हैं, व्हाई टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक सिंपल सा हम काम कर सकते हैं। हमने आइस क्यूब्स लिए और इन आइस क्यूब्स को हमने एक ग्लास के अंदर डालकर छोड़ दिया। ओके, टाइम के साथ में क्या होंगे, और आप यहाँ पर आपको एक थर्मोमीटर यूज करना पड़ेगा एक्चुअली इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर, किस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है वो टेम्परेचर आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में द आइस विल कंप्लीटली मेल्ट। ठीक है, वो क्या बन गया, वो पूरा का पूरा पानी बन गया। एंड जो टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है अभी भी वो क्या आ रही है, 0 डिग्री सेल्सियस आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, आइस आपको मालूम है मेल्ट कैसे होती है कि वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है और मेल्ट हो जाती है ना। तो आपको हीट करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है आइस को, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी, बस आपको उसको छोड़ देना है। बट यू सी दैट वाइल द आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, इट विल नॉट शो एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये जो आसपास से हीट ली जा रही है, ये टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये जो हीट है ये यूज हो रही है टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसीलिए ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है और इसीलिए इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये फ्यूजन कैरी आउट करवा रही है, तो दिस विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ इफ यू जस्ट लीव दिस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एट रूम टेम्परेचर ओनली, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, आपका ये जो वाटर है ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही अचीव हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही है, रखा रखा जो पानी है वो गर्म हो जाता है, और गर्म तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा गर्म कभी नहीं होएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगर आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लेम पर रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू हीट इट। अब हीट जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल इंक्रीज। ठीक है, इट विल गो फ्रॉम 25 टू लेट्स से 99 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या होगा, उसके बाद में आप चाहे और हीट सप्लाई करते जाओ, इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो आप हीट कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं, दैट हीट विल बी यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे ऊपर हमने लिखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो अब इंक्रीज हो रही है, जितनी भी हीट आप सप्लाई करोगे उसको यूज करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
पर किसी भी तरीके का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो ये जो स्टेट है 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टेट है, जो टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट बियॉन्ड विच देर इज ओनली फेज ट्रांजिशन अकरिंग, कोई टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली कन्वर्ट ऑल द वाटर, देयर विल बी नो वाटर एट द एंड ऑफ कंप्लीट वेपराइजेशन। सब कुछ क्या बन चुका होगा? वो स्टीम होकर और बाहर सराउंडिंग में जा चुका होगा। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हम इनको लेटेंट क्यों कह रहे हैं, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये जो हीट है ये टेम्परेचर के फॉर्म में शो नहीं होती। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चंस होते हैं इसके बेसिस पे, एंड वो बहुत अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। आइस हैज मोर कूलिंग इफेक्ट दैन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप क्या दोगे? कूलिंग इफेक्ट के लिए आपको कम हीट चाहिए, है कि नहीं? तो यानी कि कूलिंग कब बेटर होगी? जब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के पास में कम एनर्जी होगी। तो जब आइस और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हम कंपेयर करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस में है? आइस में या वाटर के अंदर? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ इन द वाटर। क्योंकि हीट तो आइस ने एब्जॉर्ब की, तो आइस के पास में एनर्जी कम है, इसीलिए उसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम इसमें क्या आंसर करते हैं? वी राइट इट लाइक बिकॉज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको ये कंप्लीटली लिखना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये फ्यूजन टर्म नहीं इंक्लूड किया तो भूल जाओ, पूरे मार्क्स मिलने हैं। ओके, देन सिमिलरली अब आइस और वाटर का, और अब इसके बाद में हम बात करते हैं दैट स्टीम कॉजेज मोर सीवियर burns as compared to boiling water at 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका भी आप आंसर ऐसे ही लिखोगे जैसे ऊपर वाला लिखा था, बिकॉज स्टीम कंटेन्स कौन सी हीट? इट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजंस हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, एंड इट इज़ अ कंप्लीट आंसर इन इटसेल्फ। अनलेस एक्सप्लेनेशन ना पूछी जाए, 2 नंबर का नहीं हुआ। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो दिस इज अ सफाइस आंसर। ये एकदम परफेक्ट प्रिसाइज आंसर है जो कि आप अपने क्वेश्चन का दे सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इवेपोरेशन। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बॉइलिंग के साथ में भी एक्सप्लेन किया। इवेपोरेशन क्या होता है? व्हेन vapors are formed at temperatures below boiling point. तो boiling point पे तो it is very obvious that the liquid is converting into vapors, but vapors की formation boiling point से lower temperatures पर भी हो रही होती है, और उसी को हम evaporation कहते हैं। ओके, तो इवेपोरेशन एक्चुअली बॉइलिंग से एक और तरीके से डिफरेंट है, दैट इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना हम इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। हम इस फैक्टर को आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इवेपोरेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। मैं हालांकि आपको थोड़ा बहुत बॉइलिंग के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है इवेपोरेशन के अंदर? किसी भी लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अब इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम अगर एक पार्टिकल कर ले तो वो क्या हो सकता है? वो एस्केप कर सकता है गैसेस के अंदर। बट ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप ये माने कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी टोटली प्रेजेंट होती है लिक्विड के अंदर, वो सारी की सारी यूनिफॉर्मली सारे पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर गलत हैं। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक पार्टिकल लिक्विड से वेपर कैसे बन सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, इट शुड बी प्रेजेंट एट द सरफेस, क्योंकि उस केस में उसके लिए एस्केप करना आसान है। आपको किसी जगह से एस्केप करना है तो यानी कि आपको दरवाजे के पास होना पड़ेगा। ठीक है, सो इट शुड बी प्रेजेंट एट सरफेस, और उसी के साथ में इट शुड हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी। अब दरवाजे के पास होने से ही सब कुछ नहीं होता, हिम्मत भी चाहिए, है ना। सो यहाँ पर हम हिम्मत को काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। सो इट शुड हैव दीज 2 पर्टिकुलर थिंग्स, तभी वो पार्टिकल क्या बन सकता है? वो आसपास के लिक्विड के पार्टिकल्स ने जो उसको बाइंड कर रखा है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन सारे के सारे
बाउंडेशंस को ब्रेक करके इनफ काइनेटिक एनर्जी के साथ में वो क्या बन सकता है, एक वेपर बन सकता है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक ब्रेकिंग योरसेल्फ फ्री, एस्केप कर जाना उन सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, राइट। तो अब बात करते हैं फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो देयर आर 4 फैक्टर्स: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड फोर्थ वन दैट इज ह्यूमिडिटी। ओके, ये जो 3 है, ठीक है, इन सब का जो इफेक्ट है इवेपोरेशन के अंदर वो डायरेक्ट इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इन 3 चीज़ों को हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। और ह्यूमिडिटी है इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज होते हुए देखते हैं तो इवेपोरेशन रेट्स कम हो जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने इन फैक्टर्स को फील किया होगा। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर, लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट। जो इवेपोरेशन का ओवरऑल इफेक्ट होता है वो क्या होता है? इट ब्रिंग्स कूलनेस इन द सिस्टम, ठीक है। क्यों ऐसे कैसे सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो सिस्टम से बाहर चले गए। ओके, तो यानी कि एनर्जी विल बिकम लो इन द पार्टिकल्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ओवरऑल एनर्जी कम हो गई, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, या मैं कह सकती हूँ ओवरऑल जो एक हीट एनर्जी थी उस सिस्टम के अंदर वो भी कम हो गई। सो इवेपोरेशन ऑलवेज ब्रिंग्स कूलिंग इफेक्ट। ओके, जैसे कि आप अपने अंदर भी देखिए, अभी अगर आपके आसपास जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो रखा है अगर, ठीक है, सपोज 42 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है। तो ये जो स्वेट होता है ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर, हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ नोट डाउन हियर, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, द बॉडी विल टेंड टू लूज दैट हीट बाय रिलीजिंग द स्वेट। तो स्वेट यानी कि क्या है, वो हमारे बॉडी की हीट को साथ लेकर सरफेस पर आया है। ओके, अब जब ये स्वेट इवेपोरेट होगा यानी कि हमारे बॉडी के सरफेस पर से हट जाएगा, तो यानी कि हमने हाई काइनेटिक एनर्जी स्वेट पार्टिकल्स को लूज कर दिया, यानी कि हमें ठंडा महसूस होगा। तो हमारी बॉडी यानी कि जो स्वेटिंग करती है ये किस लिए करती है? इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी कूल व्हेन द टेम्परेचर्स आउटसाइड आर हायर देन द रिक्वायर्ड वंस, ठीक है। तो स्वेटिंग कूलिंग लेकर आती है, पर यही स्वेटिंग बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती है इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। आपने अगर बारिश के मौसम में नोटिस किया हो तो उस टाइम पर हमारा जो स्वेट होता है वो सूखता नहीं है, और उस केस में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी आप देखिए यानी कि क्यों लग रही है, क्यों पसीना आने के बाद में भी हमें एक रिलीफ फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा स्वेट इवेपोरेट नहीं हो रहा होता। अब वहाँ पर इवेपोरेशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर तो भले ही ज़्यादा है बट इवेपोरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय अदर फैक्टर्स ऑल्सो। और मैं यहाँ पर स्ट्रेट अवे आऊँगी अब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर हमारी कौन से अनदर फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन नहीं होने दे रहे। द ह्यूमिडिटी। तो एज आई जस्ट कोटेड, ह्यूमिडिटी इन्वर्सली रिलेटेड होती है इवेपोरेशन से। टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, बट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो जो वाटर होता है उसको वेपराइज होने में देर लगती है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ह्यूमिडिटी की इंक्रीमेंट ऑलवेज ब्रिंग्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन डाउन, राइट। देन सरफेस एरिया की हम अगर बात करें तो आप देखिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं वही ब्रेक फ्री हो सकते हैं, एस्केप हो सकते हैं, दे कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो यानी कि सरफेस एरिया अगर हमने छोटा रखा हुआ है तो देयर विल बी लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, जो कि जिनके पास चांस है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे सरफेस के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ वी सी दैट सरफेस एरिया helps in increasing the rate of evaporation. Wind speed की अब हम बात करते हैं। तो देखिए, wind speed kind of humidity को लो करके रखती है, क्योंकि अगर विंड अच्छी स्पीड पर चल रही होगी तो जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन, दे विल नॉट जस्ट एक्यूमुलेट नियर द लिक्विड, ठीक है। वो क्या होंगे, वो स्वीप अवे हो जाएंगे, वो बहकर दूर चले जाएंगे। तो यानी कि विंड स्पीड क्या हेल्प करती है? इट डज नॉट लेट द ह्यूमिडिटी डिवेलप because of the vapors which have just got evaporated, and hence the evaporation can be continued.
तो आप एक सिंपल सी चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास में गीला कपड़ा है, ठीक है, अगर आपने सपोज़ अभी अपनी शर्ट को वॉश किया है, धोया है और आपको 2 घंटे में वो पहननी है, तो व्हाट आर द मैनर्स बाय विच यू कैन इंक्रीज इट्स ड्राइंग प्रोसेस। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके उसको यानी कि फैला कर किसी तार के ऊपर डाल सकते हैं एंड इट वुड बी बेस्ट अगर उस टाइम पर धूप निकली हुई हो तो। अगर धूप नहीं निकली हुई है तो शायद आपने ये करके भी देखा होगा कि जब इमरजेंसी होती है तो थोड़े से गीले कपड़े के ऊपर तो हम प्रेस भी कर देते हैं और उसमें से आप देखते होगे कि एकदम से स्टीम बाहर निकलती है ना। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपने उसके अंदर जो मॉइस्चर है, आप जब उसको आयरन करोगे, प्रेस करोगे, तो उसके चलते उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो उस आयरन की हीट की वजह से भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर का फैक्टर आ गया, आपने उसको फैलाकर तार के ऊपर डाला, सरफेस एरिया का फैक्टर आ गया, ठीक है। अब चलो बारिश हो रही है, अगर बाहर ना धूप है और ना ही आप उसको सुखाकर किसी तार पर डाल सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, घर के अंदर ही किसी रूम में आप फैन ऑन करके उसको स्प्रेड करके किसी चेयर पर या कहीं भी किसी भी तरीके से आप ये सब काम भी करते होंगे। ये सब जुगाड़ होते हैं कुछ ना कुछ जो लाइफ टाइम हमने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो आई होप यू कुड रिलेट विद दैट। ओके, सो विंड स्पीड यानी कि हमने जब फैन को ऑन कर दिया तो हमने विंड स्पीड इंक्रीज कर दी। ओके, और विंड स्पीड जब इंक्रीज होती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, राइट। तो ऑल दीज 4 फैक्टर्स आर द वंस जो कि इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो लास्ट में मैं फिर दोबारा से कुछ गिव रीज़न क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करूँगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं अर्दन पॉट्स की, अर्दन पॉट्स जिनको कि हम मटका भी बुलाते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे कि इट कीप्स वाटर कूल इनसाइड। ऐसे कैसे ये कूल रख पाता है, इट इज़ बिकॉज इट कंटेन्स पोर्स ऑन its wall. Okay, as a result water gets evaporated through these pores and water inside the मटका gets cooled. ठीक है, अब जरा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि क्या मटका किसी भी हॉट एंड ह्यूमिड डे पर अच्छे तरीके से पानी ठंडा कर पाएगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। सो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and that was all for this video. Thank you for watching till the end and keep coming to our channel for more useful content in future. Bye. Have a nice day.